नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए उनकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया। इमरान की रिहाई के आदेश से पहले उनके समर्थकों ने पूरे पाकिस्तान को बंधक बनाकर रख दिया और इस हंगामे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इजराइल और गाजा के बीच की जंग लगातार तीसरे दिन चलती रही, जिसमें इजराइल के रिहायशी इलाकों पर सैकड़ों रॉकेट दागे गए और यूपी पुलिस की एसटीएफ को अतीक अहमद की पत्नी और माफिया सरगना शाइस्ता परवीन के मुंबई में होने की खबर मिली, जिसके बाद शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए टीमें वहां भेज दी गई। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ी। इमरान खान की गिरफ्तारी के 48 घंटे बाद ही वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने इमरान खान की गिरफ्तारी को पूरी तरह अवैध और गैर कानूनी बता दिया। इस फैसले को इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी जीत मान रही है, क्योंकि इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही पाकिस्तान के सभी शहरों में उनके समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए थे। इस दौरान पूरे पाकिस्तान में जमकर हिंसा और आगजनी भी हुई और इसीलिए माना जा रहा है कि यह इमरान खान की जीत नहीं बल्कि वहां की सेना और वहां की सरकार की बहुत बड़ी हार है, क्योंकि शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तान की सेना ने इमरान खान को जेल में ही रखने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दे दिया और इमरान खान को रिहा करने का आदेश सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को बेहद कड़ी सुरक्षा में लाया गया था। खबर है कि जैसे ही इमरान खान कोर्ट में पहुंचे, जज ने उन्हें देखकर खुशी जताई। जवाब में इमरान खान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई और इमरान खान ने वहां की सरकार और सेना पर गंभीर आरोप लगाए। इमरान खान को राहत उनकी पार्टी पीटीआई की याचिका की वजह से मिली। पीटीआई ने कोर्ट में याचिका देकर कहा था कि इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिस पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बेहद सख्त रुख अपनाया और 1 घंटे के अंदर इमरान खान को कोर्ट में पेश करने का आदेश दे दिया। यह सुनवाई वहां की सुप्रीम कोर्ट में करीब 4 बजे हुई और महज 1 घंटे के अंदर इमरान खान को कोर्ट में पेश कर दिया गया और कोर्ट में इमरान खान ने वहां की सेना और सरकार को खूब कोसा। इमरान खान ने आरोप लगाया कि उन्हें डंडे मारे गए। उनके मुताबिक उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अदालत में कमांडो भेजे गए और उनके साथ ऐसा सलूक हुआ जैसे वो कोई आतंकवादी हो। 2 दिन पहले इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, लेकिन वो कोर्ट रूम तक पहुंच नहीं पाए थे। कोर्ट परिसर में ही वहां के अर्धसैनिक बल पाकिस्तानी रेंजर्स पहुंच गए थे, जिन्होंने उन्हें घेर लिया और फिर धक्के देते हुए एक गाड़ी में बैठा दिया था। इस घटना का जब वीडियो दुनिया भर में पहुंचा तो हंगामा मच गया। पाकिस्तान में तो ऐसी आग लगी कि वहां की सेना और सरकार के हाथ पांव फूल गए और शायद इसीलिए इमरान खान की पार्टी की याचिका पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई की और फैसला सुनाने में भी देर नहीं की। इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले ही उनके और वहां की सेना के बीच टकराव की खबरें आ रही थीं। यहां तक कि उनकी गिरफ्तारी के दिन भी पाकिस्तानी फौज ने एक आधिकारिक बयान जारी किया था। उस बयान में इमरान खान को हद में रहने की चेतावनी दी गई थी। इसीलिए गिरफ्तारी के बाद माना जाने लगा था कि इमरान खान को वहां की सेना से टकराने की कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान में 48 घंटों तक हुई हिंसा और आगजनी ने पाकिस्तान के हालात बदल कर रख दिए। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी इसका असर दिखा। इमरान की रिहाई का आदेश देते ही जज ने इमरान से इस पर बात की। पीटीआई कार्यकर्ताओं को शांत रहने की अपील करने को कहा। इमरान ने भी लोगों से कानून हाथ में न लेने की अपील कर दी। लोगों से देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील भी उन्होंने कर दी। हालांकि यह भी साफ कर दिया कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ उसमें उनका कोई हाथ नहीं है। इमरान खान ने साफ कहा कि वो तो हिरासत में थे, इसलिए उन्हें इसकी कोई जानकारी तक नहीं है। यानी इमरान खान ने कोर्ट को यह दिखाया कि 48 घंटों में पाकिस्तान में जो भी हुआ उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इमरान खान पर मेहरबानी वहां की सरकार को पसंद नहीं आई। मरियम नवाज ने ट्विटर पर अदालत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर तीखी टिप्पणी की और इमरान खान को 6000 करोड़ का चोर भी बता दिया। लेकिन मरियम के ट्वीट में शहबाज सरकार की झुंझलाहट साफ दिखाई दी। माना जाता है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है वो सेना के इशारे पर होता है, लेकिन इस बार तो इमरान खान ने अपने कार्यकर्ताओं की फौज के बूते पर सरकार को भी झुका दिया और सेना की भी नहीं चलने दी। यानी सरकार चली जाने के बावजूद इमरान खान ने अपना दम दिखा दिया। वहां की सुप्रीम कोर्ट तक समझ गई कि पाकिस्तान में लगी हुई आग इमरान खान की रिहाई से पहले थमने वाली नहीं है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को फौरन छोड़ने का आदेश दे दिया। साथ में यह भी कहा कि उन्हें वहां की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए। पेशी तक इमरान घर तो नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हें जेल में भी नहीं रखा जाएगा। खबर है कि उन्हें इस्लामाबाद की पुलिस लाइंस के गेस्ट हाउस में ठहराया जाएगा। यहां तक कि 10 लोगों को उनसे मिलने की इजाजत भी दी जाएगी। मतलब ये कि इमरान खान घर भले ना पहुंचे, लेकिन उनकी रिहाई तो हो गई। उनकी पार्टी और उनके समर्थक उनकी रिहाई को एक बड़ी जीत मान रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के समर्थन में पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया। लगातार तीसरे दिन जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। पाकिस्तानी सेना और पुलिस के सामने ही कई शहरों में इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया।
जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में हालात और बिगड़ गए। इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में तीसरे दिन सबसे ज्यादा बवाल लाहौर में हुआ। वहां पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर को बंधक बना लिया, जगह जगह गाड़ियों में आग लगा दी, बीच सड़क पर बड़े बड़े ट्रकों को खड़ा कर उन्हें आग के हवाले कर दिया। पाकिस्तान पुलिस और सेना के जवान जब उन्हें रोकने पहुंचे तो उन पर जमकर पत्थरबाजी भी की। इसके बाद सुरक्षा बल के जवान प्रदर्शनकारियों पर सख्त एक्शन लेने लगे। उन्होंने पीटीआई कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए उन पर पानी की बौछार शुरू कर दी। लेकिन गुस्साए पीटीआई कार्यकर्ताओं पर इस सख्ती का कोई असर नहीं हुआ। वो तो हंगामा करने के मकसद से ही सड़कों पर उतरे थे, और इसीलिए जब उन पर पानी की बौछार शुरू की गई तो वो कुछ देर के लिए छिप गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसे रोकने के लिए उन पर आंसू गैस के कई गोले दागे गए। इसके साथ ही पीटीआई के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। वहीं एक दूसरे इलाके में प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी गाड़ी में आग लगा दी, जिसके बाद उसमें जोरदार धमाका हुआ। बताया गया कि सेना की उस गाड़ी में उपद्रवियों से निपटने के लिए विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी। इसी वजह से धमाका इतना तेज हुआ कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लेकिन इसके बावजूद हंगामा नहीं रुका। इसी तरह लाहौर के कई दूसरे इलाकों में भी पीटीआई समर्थकों ने अपना गुस्सा उतारा। इस दौरान सुरक्षा बल के जवानों और प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ जगहों पर झड़पें भी हुई, क्योंकि पीटीआई के समर्थकों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने फायरिंग की, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। इससे बौखलाकर इमरान खान के समर्थकों ने एक इलाके में आम लोगों को भी निशाना बनाया। एक कार सवार के ऊपर पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। हालांकि उसने उनका विरोध करने की हिम्मत दिखाई, लेकिन कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से उसे बाद में शांत होकर वहां से जाना पड़ा। और लाहौर की तरह पाकिस्तान के पेशावर में भी जमकर हंगामा हुआ। शहबाज शरीफ सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे इमरान खान के समर्थकों ने वहां पुलिस को चुनौती दे दी, और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पीटीआई के कुछ कार्यकर्ताओं ने हवा में गोलियां चला दी। इसके बाद तो वो इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पेशावर में हालात जब बिगड़ने लगे तो सेना ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए बख्तरबंद गाड़ी नुमा एक टैंक उतार दिया। वो टैंक काफी देर तक पेशावर की सड़कों पर गश्त लगाता रहा। इस दौरान सड़कों पर चारों तरफ पत्थर बिखरे नजर आए। वहीं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान पीटीआई कार्यकर्ताओं ने जमकर हिंसा की और उन्होंने खास तौर पर सेना के खिलाफ अपना विरोध जताया, क्योंकि इमरान खान कई बार आरोप लगा चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना की वजह से ही उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हुई। और यही नहीं, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से ही इस्लामाबाद में सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। वहां चप्पे चप्पे पर पाकिस्तानी सेना के जवानों की तैनाती की गई, ताकि कहीं कोई हंगामा हो तो उससे तुरंत निपटा जा सके। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई समर्थकों ने इस्लामाबाद के एक इलाके में पुलिस स्टेशन के पास ही हिंसक प्रदर्शन किया, जिसके बाद सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी तरह कई दूसरे शहरों में भी भारी बवाल हुआ। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से, जहां हिंसा में करीब 50 लोगों की जान जाने की खबर है। करीब 100 लोग घायल हैं। 1000 से ज्यादा उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पाकिस्तान के सभी प्रांतों में सेना को उतार दिया गया है। जानकारी मिली कि सबसे ज्यादा लोग लाहौर और इस्लामाबाद से गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा फैसलाबाद, रावलपिंडी, कराची और पेशावर से भी इमरान समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान के कई बड़े शहरों से दंगाई गिरफ्तार किए गए, जिनके बारे में औपचारिक जानकारी मिलनी बाकी है। गिरफ्तारी के 48 घंटे बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिहा तो कर दिया, लेकिन इन 48 घंटों में पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हो गए। और दंगाइयों के तेवर देखकर लगता है कि अभी हिंसा और भड़केगी, जिसमें पाकिस्तान की रही सही उम्मीद जलकर सुहा हो जाएगी, क्योंकि इमरान समर्थकों के गुस्से की आग की वजह से लोगों की जान गई, लोग घायल हुए, बड़े बड़े शहरों की शक्ल बदसूरत हो गई और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर तमाशा देखते रह गए। खबर है कि पाकिस्तान में हुई हिंसा में करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके दुगने यानी करीब 100 लोग घायल हो गए, जिनमें सबसे ज्यादा लोग खैबर पख्तूनख्वा में घायल हुए। सबसे ज्यादा लोगों की मौत भी वहां हुई। हिंसा में जल रहे पाकिस्तान में सेना और पुलिस को फायरिंग नहीं करने का आदेश दिया गया। लेकिन जो तस्वीरें आई उनमें प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चली और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस्लामाबाद तो रात भर जलता रहा। शेलिंग हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। खबर है कि पाकिस्तान में भड़की हिंसा में मारे गए 50 लोगों में 20 की मौत खैबर पख्तूनख्वा में हुई। इसके अलावा 14 की पेशावर, 2 की फैसलाबाद, 3 की क्वेटा और 2 की लाहौर में मौत हुई, जबकि 1000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी मिली कि सबसे ज्यादा लोग इस्लामाबाद और लाहौर से गिरफ्तार हुए। यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि अब तक गिरफ्तारियों की औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में जो खबरें चली उनमें जानकारी दी गई कि पाकिस्तान में 1000 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए, क्योंकि पाकिस्तान के चारों प्रांतों में सेना को उतार दिया गया, जिसके बाद 300 लोग लाहौर और 300 लोग इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुए। इसके अलावा फैसलाबाद से 200, क्वेटा से 100,
गुजरांवाला में 100, रावलपिंडी से 200, कराची से 250 और पेशावर से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में उतरी सेना ने दंगाइयों को पकड़ने का प्लान बना लिया है। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के 2 घेरे तैयार किए गए और एक खास प्लान बनाकर इमरान समर्थकों को रोकने की कोशिश की गई। इस प्लान के तहत संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पहले घेरे में पाकिस्तान की पुलिस और रेंजर्स को तैनात किया गया, जबकि दूसरे घेरे में पाकिस्तान की सेना ने मोर्चा संभाला। ये तक खबर आई कि पाकिस्तान की सेना और सरकार हिंसा का ठीकरा इमरान समर्थकों समेत आतंकवादियों पर फोड़ने वाली है। जिसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान की सेना और सरकार इस पूरे बवाल को शांत करने से ज्यादा इसकी लीपापोती करने पर ध्यान दे रही। यही नहीं, हिंसा के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर भी सवाल उठा, क्योंकि जिस समय इमरान की गिरफ्तारी हुई, पाकिस्तान में आग लगी, शहरों में दंगाइयों का तांडव और आगजनी हुई, आसिम मुनीर विदेश दौरे पर थे। वो कतर में आर्थिक मदद मांगने पहुंचे। यही नहीं, इमरान की गिरफ्तारी से एक दिन पहले शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान से बाहर चले गए। एक तरफ वो ब्रिटेन में नवाज शरीफ से मिलने पहुंचे, दूसरी तरफ पाकिस्तान में इमरान के हाथों में हथकड़ी लग गई। उन्हें धक्का मारकर कोर्ट से ले जाया गया और अपने नेता की ऐसी हालत देखकर पीटीआई समर्थकों का खून खौल उठा और उन्होंने देखते ही देखते पाकिस्तान की सूरत बिगाड़ कर रख दी, जिसके लिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों को जिम्मेदार ठहराया गया। क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि मुनीर और शहबाज को इमरान की गिरफ्तारी के बारे में पता था और उन्हें इस बात का भी अंदाजा था कि इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान का बुरा हश्र होगा। लेकिन वो अपने मुल्क को जलता छोड़कर विदेश चले गए, जबकि उन्हें मुश्किल वक्त में पाकिस्तान में होना चाहिए था। हालांकि इमरान की गिरफ्तारी के अगले दिन देश लौटे शहबाज ने बात संभालने की कोशिश की और राष्ट्र के नाम संदेश दिया। शहबाज ने अपने भाषण में 2 टूक कहा कि इस तरह के उपद्रव को आतंकी हरकत माना जाएगा और किसी भी दंगाई को नहीं बख्शा जाएगा। इन दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मन अनासर को खबरदार करता हूं और आइन और कानून के मुताबिक उनको करार वाकई सजा मिलेगी। शहबाज तो लौट आए, लेकिन आसिम मुनीर नहीं लौटे, जबकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सेना के आगे किसी की नहीं चलती और ऐसे हालात में तो आसिम मुनीर को पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि इमरान समर्थकों के निशाने पर सेना के दफ्तर रहे। लाहौर में कोर कमांडर का घर जला, रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय में तोड़फोड़ हुई, मियांवाली में पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस के बाहर आग लगा दी गई और फैसलाबाद में आईएसआई दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। यानी इमरान समर्थकों का टारगेट सीधा पाकिस्तान की सेना रही। उन्होंने न केवल सेना के दफ्तरों को फूंका बल्कि पाकिस्तानी सेना का समर्थन करने वालों को भी पीटा, जिनमें पाकिस्तानी सेना के समर्थन में बोलने वाले जैद हामिद भी शामिल हैं, जिनकी इमरान समर्थकों ने पिटाई कर दी। जैद हामिद की पिटाई का वीडियो भी आया, जिसमें इमरान समर्थक जैद हामिद को उनकी गाड़ी से खींचकर पीटते नजर आए। जैद हामिद पाकिस्तानी सेना के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और अक्सर लाल टोपी में नजर आते हैं। वो कई मौकों पर पाकिस्तानी सेना की तरफदारी करते नजर आ चुके हैं। कुछ दिन पहले ही उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की सेना कमजोर नहीं है और पाकिस्तान 5 साल के बाद चांद पर पहुंच सकता है। यही नहीं, जैद हामिद को पाकिस्तान की सेना के अलावा आईएसआईएस का समर्थक भी माना जाता है और वो पाकिस्तान के मीडिया में होने वाली बहस में कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे ये साबित होता है कि वो पाकिस्तान की सेना के समर्थक हैं। माना जा रहा है कि इमरान की गिरफ्तारी से भड़के उनके समर्थकों ने इसीलिए उन्हें पीटा, क्योंकि पीटीआई कार्यकर्ता शहबाज सरकार और आसिम मुनीर दोनों को घुटनों पर लाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने हर उस शख्स को टारगेट किया जो सेना या सरकार के समर्थन में बोलता है। लाल टोपी वाले जैद हामिद उन्हीं में एक है। जैद हामिद का नाम दुनिया भर की प्रभावशाली मुसलमान हस्तियों की लिस्ट में शामिल है, लेकिन वो इमरान समर्थकों के गुस्से से नहीं बच पाए, क्योंकि वो पाकिस्तान की सेना के साथ खड़े रहते हैं। यानी इमरान समर्थकों ने सेना और सेना के समर्थकों को चुन चुन कर निशाना बनाया। यही नहीं, खबर आई कि हिंसा की आड़ में जमकर लूटपाट की गई, क्योंकि खबर है कि पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने लाहौर कोर कमांडर के घर पर तोड़फोड़ के अलावा वहां लूटपाट भी की और उनके घर के किचन से खाने का सामान तक लेकर फरार हो गए। उन्होंने लाहौर में गवर्नर के घर को भी आग के हवाले कर दिया, लेकिन आग लगाने से पहले वो घर से तौलिए और सजावट का सामान चुरा कर ले गए। यानी हिंसा की आड़ में लूटपाट शुरू हो चुकी है और जिस सेना को पाकिस्तान में सबसे ताकतवर समझा जाता है, वो इमरान समर्थकों के आगे लाचार दिख रही है। क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान की सेना में इमरान की गिरफ्तारी पर फूट पड़ चुकी है। इस मामले में वहां की सेना 2 टुकड़ों में बंट चुकी है। आसिम मुनीर से पाकिस्तान की वायुसेना और नौसेना के चीफ भी नाराज बताए जा रहे हैं और खबर है कि वो आसिम मुनीर की शिकायत पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी से कर सकते हैं। खबर है कि पाकिस्तान की वायुसेना और नौसेना के चीफ इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ पता चला है कि पेशावर, क्वेटा और लाहौर के कोर कमांडर भी इस मामले में इमरान के साथ खड़े हैं और उन्होंने सेना मुख्यालय से आए उस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया जिसमें इमरान समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया था। ये वही तीनों कोर कमांडर हैं जिनके घर पर इमरान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी, लेकिन उन्होंने इमरान समर्थकों को नहीं रोका और घर छोड़कर चले गए। सूत्र बता रहे हैं कि पेशावर, क्वेटा और लाहौर के कोर कमांडर के आदेश पर ही वहां सेना की तैनाती नहीं की गई।
जिसकी वजह से इमरान समर्थकों को उपद्रव करने से किसी ने नहीं रोका। सूत्र बता रहे हैं कि पेशावर, क्वेटा और लाहौर के कोर कमांडर को पाकिस्तान की सेना के 3 बड़े अधिकारियों का समर्थन हासिल है और ये वो अधिकारी हैं जिनके सिर पर पैर रखकर आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने और इसीलिए ये तीनों अधिकारी आसिम मुनीर से चिढ़ते हैं और इमरान की गिरफ्तारी के मुद्दे पर मुनीर की धज्जियां उड़ाने में जुट गए। क्योंकि पाकिस्तान में हो रही हिंसा ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की वजीयत करवानी शुरू कर दी। खबर है कि इमरान की गिरफ्तारी के मुद्दे पर पाकिस्तान की सेना 2 गुटों में बंट चुकी है, जिसमें पहला गुट आसिम मुनीर का है और दूसरा गुट पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का है, जिन्हें इमरान समर्थक माना जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान की वायुसेना और नौसेना के चीफ भी इमरान का समर्थन कर रहे हैं और आसिम मुनीर की शिकायत पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी से करने वाले हैं। दिलचस्प बात यह कि आरिफ अलवी को भी इमरान का समर्थक माना जाता है और इस बात की ओर खुद शायद शहबाज शरीफ ने इशारा किया था, क्योंकि आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चुनावों के संबंध में खत लिखा था जिसमें उन्होंने इमरान की अदालत में पेशी का कोई जिक्र नहीं किया था और यही बात शहबाज शरीफ को खटकी, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति आरिफ अलवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान के चैनल जियो न्यूज ने दावा किया कि शहबाज ने आरिफ अलवी को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने 2 टूक कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चुनावों के संबंध में राष्ट्रपति का पत्र पीटीआई की प्रेस रिलीज की तरह है। यानी इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान की सेना के 2 गुट खुलकर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, जिनके पीछे शहबाज और इमरान का हाथ है, या यूं कहें कि सियासी लड़ाई ने पाकिस्तान की सेना के 2 टुकड़े कर दिए। क्योंकि इमरान खान ये आरोप लगा चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे आईएसआई के सीनियर अधिकारी फैसल नसीर का हाथ है। इमरान ने फैसल नसीर का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने उन्हें डर्टी हैरी कहकर बुलाया और आरोप लगाया कि आईएसआई के सीनियर अधिकारी ने उनका कत्ल करवाने की कोशिश की थी। इमरान ने गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही वीडियो जारी करके डर्टी हैरी का जिक्र किया, जिसके बाद फैसल नसीर का नाम चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि कहा गया कि इमरान का डर्टी हैरी कोई और नहीं बल्कि फैसल नसीर है, जिनसे इमरान की पुरानी दुश्मनी है। खबर है कि फैसल नसीर के इशारे पर पाकिस्तानी रेंजर्स की यूनिफॉर्म में आईएसआई के लोग आए और इमरान को पकड़ कर ले गए। सूत्र बता रहे हैं कि आईएसआई के लोग इमरान खान को गिरफ्तार करके पहले रावलपिंडी और उसके बाद बलूचिस्तान ले जाने वाले थे, लेकिन हिंसक प्रदर्शनों की वजह से उनका प्लान फेल हो गया। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के पीछे उनकी अपनी पार्टी के लोगों का हाथ था। यह दावा इमरान खान के करीबी और इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता रह चुके फैसल वावड़ा ने किया। फैसल वावड़ा ने दावा किया कि पीटीआई के कुछ नेता इमरान खान को रास्ते से हटाकर खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए विदेशी एजेंसियों के संपर्क में हैं और अपने फायदे के लिए इमरान खान से खेल रहे हैं। मतलब यह है कि इमरान की गिरफ्तारी के पीछे केवल शहबाज सरकार का ही नहीं बल्कि पीटीआई के कुछ नेताओं का भी हाथ हो सकता है। यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी के खेल ने पाकिस्तान में विनाश लीला करवाई। क्योंकि इमरान खान के करीबी और इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता रह चुके फैसल वावड़ा ने खुलकर कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के पीछे उनकी अपनी पार्टी के लोगों का हाथ है, जिसके लिए वो विदेशी एजेंसियों के संपर्क में है, क्योंकि वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि इमरान को केवल गैरों ने ही नहीं बल्कि अपनों ने भी गिरफ्तार करवाया। हालांकि फैसल वावड़ा ने पीटीआई के उन नेताओं का नाम नहीं बताया, लेकिन उनके इस नए बयान ने हिंसा की आग में जल रहे पाकिस्तान में एक नया बम फोड़ दिया, जो इमरान खान का तनाव बढ़ा सकता है। क्योंकि फैसल वावड़ा ने खुलकर कहा कि पीटीआई के कुछ नेताओं ने अपने फायदे के लिए इमरान के साथ खेल खेला और इमरान की फजीयत करवा दी, जिसके बाद कंगाल पाकिस्तान में हिंसा का ऐसा दौर शुरू हुआ जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। यही नहीं, हिंसा की वजह से पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाली मदद पर भी ग्रहण लग सकता है, क्योंकि वैसे ही आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान के सामने दुनिया भर की शर्तें रखी हैं और ऐसे हालात में तो पाकिस्तान को आईएमएफ का बेल आउट पैकेज मिलना नामुमकिन लग रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि हिंसा के बाद पाकिस्तान को आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मिलने का चांस कम हो चुका है। पाकिस्तान का रुपया पिछले 12 महीनों में करीब 50% कमजोर हो चुका है और वहां महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसे में आईएमएफ का बेल आउट पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है। लेकिन एशिया में अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर रिसर्च करने वाली संस्था इमर्जिंग एशिया एट कैपिटल इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री पाकिस्तान की हालत से परेशान है। उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान में सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के बीच आईएमएफ बेल आउट पैकेज पर अधिक सतर्क होगा। यानी इमरान की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा ने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया और ऐसा लगने लगा कि पाकिस्तान को खत्म होने से कोई नहीं बचा पाएगा। आसिम मुनीर इसी खतरे को भांपते हुए कतर में खूंटा गाड़ कर बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर चीन और कतर ने गारंटी दे दी तो शायद आईएमएफ पाकिस्तान के कटोरे में भीख डाल दे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है गाजा पट्टी से। वहां फिलिस्तीन के लड़ाकों ने इजराइल के ऊपर 400 रॉकेट दाग दिए। इजराइल पर रात से शुरू हुई रॉकेटों की यह बारिश दिन में भी जारी रही। इजराइल के मुताबिक उसके ऊपर फिलिस्तीन के लड़ाकों ने 400 रॉकेटों की बौछार की। एक रोज पहले भी इजराइल पर जोरदार हमला बोला गया, जिसके पीछे PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का हाथ बताया गया। लेकिन इस बार जो हमला हुआ उसमें हमास भी कूद गया। यानी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हाथ मिला रहे हैं, जिसके जवाब में इजराइल भी गाजा पट्टी पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है मानो वहां भीषण जंग छिड़ गई हो।
क्योंकि फिलिस्तीन के लड़ाकों ने एक दिन में 400 रॉकेट दागकर इजराइल को अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने रात से लेकर दिन तक इतने रॉकेट छोड़े मानो वो इजराइल का नामो निशान मिटाना चाहते हैं और उसे ये बताना चाहते हैं कि अब तो सीधी जंग छिड़ गई है, यानी गाजा और इजराइल के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। और वहां के हालात देखकर ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिन से गाजा पट्टी और इजराइल के शहर धमाकों की आवाज से गूंज रहे हैं। वहां से जैसी तस्वीरें आ रही हैं वो किसी का भी दिल दहला सकती हैं, क्योंकि रात के वक्त गाजा पट्टी से छोड़े गए रॉकेट इजराइल के आसमान में मौत बनकर मंडरा रहे हैं। वहां से आए वीडियो में दिखा कि रात में 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में रॉकेट दागे गए, जो तेजी से इजराइल के शहरों की तरफ बढ़ते नजर आए। लेकिन इजराइल की सेना भी तैयार बैठी थी, क्योंकि पिछले 3 दिन से वहां छिड़ी लड़ाई वक्त बीतने के साथ भीषण होती जा रही है और इजराइल को भी इस बात का पता था कि फिलिस्तीन के लड़ाके हमलों में तेजी लाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इजराइल के ऊपर रात से शुरू हुए रॉकेट हमले सुबह होने तक जारी रहे। सुबह की रोशनी में भी आसमान में चमकते दर्जनों रॉकेट दिखाई दिए, जिनके निशाने पर इजराइल था। जैसे ही गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट छोड़े जाते, वो तेज आवाज के साथ इजराइल के लोगों को खौफ से भर देने के लिए बढ़ जाते। और यह सिलसिला सुबह होने के कई घंटों बाद तक चलता रहा। उधर इजराइल में रॉकेटों की डरा देने वाली आवाज से खलबली मच गई। एक वीडियो में तो इजराइल के कुछ पुलिस वाले अलर्ट का सायरन बजने के बाद सड़क पर लेटे नजर आए। इसी तरह गाजा पट्टी के करीब के इजराइल के एक बड़े इलाके में अफरा तफरी मच गई और वहां लोग रॉकेटों की मार से बचने की कोशिश में जुटे रहे। गाजा पट्टी के नजदीक इजराइल के शहरों में अलर्ट के सायरन बजने लगे। एम्बुलेंस और पुलिस के जवान किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि गाजा पट्टी से रॉकेटों का दागा जाना दोपहर होने तक जारी रहा। हालांकि इस बीच इजराइल के डिफेंस सिस्टम लगातार उन्हें ढेर करने में जुटे रहे, लेकिन लगातार दागे जा रहे रॉकेटों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनमें कई इजराइल की जमीन पर गिरकर फट गए। इजराइल के मुताबिक उसके दक्षिणी हिस्से के अश्केलोन शहर में एक जोरदार धमाका हुआ। दक्षिणी इजराइल में पड़ने वाला अश्केलोन शहर गाजा पट्टी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और इजराइल के मुताबिक वहां की एक बड़ी इमारत को रॉकेट ने निशाना बनाया और इमारत में धमाके की खबर मिलते ही रेस्क्यू की टीम वहां बिना देर किए पहुंच गई। हालांकि इजराइल के मुताबिक वहां किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी खतरा कम नहीं हुआ था, क्योंकि एक रोज पहले की तरह ही एक बार फिर फिलिस्तीन के लड़ाकों ने लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट दागे, जो इजराइल के शहर तेल अवीव तक पहुंच गए और वहां भी अलर्ट के सायरन गूंजने लगे। इजराइल के लिए यह बेहद चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि इस तरह फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने तेल अवीव को कभी निशाना नहीं बनाया था। वो गाजा पट्टी के बेहद करीब पड़ने वाले इजरायली शहरों पर ही वार करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने गाजा से करीब 70 किलोमीटर दूर मौजूद तेल अवीव शहर को लगातार दूसरे दिन निशाना बनाया। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि तेल अवीव शहर के करीब पहुंचते ही रॉकेट ढेर कर दिए गए, क्योंकि फिलिस्तीन के लड़ाकों के इस हमले के जवाब में इजराइल भी चुप नहीं बैठा, बल्कि उसने गाजा पट्टी की तरफ से दागे गए रॉकेटों का शिकार करने की तैयारी एक दिन पहले ही कर ली थी, जिसके लिए उसने अपने सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का मुंह गाजा पट्टी की तरफ मोड़ दिया, ताकि उधर से आते रॉकेटों को हवा में ही मार गिराया जा सके। और इजराइल की फौज की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें उसका महाशक्तिशाली आयरन डोम रॉकेटों का शिकार करता नजर आया। वीडियो में दिखा कि इजराइल की तरफ बढ़ते रॉकेटों पर आयरन डोम ने निशाना साधा और तेजी से उनकी तरफ रोशनी का एक गोला बढ़ता दिखा, जिसने एक एक कर इजराइल की तरफ बढ़ रहे सारे रॉकेटों को तबाह कर दिया। इजराइल का आरोप है कि ये रॉकेट गाजा पट्टी के इलाके में हमास के लड़ाकों की तरफ से दागे गए थे, क्योंकि उन्हें यह लगा था कि इजराइल का सुरक्षा कवच आयरन डोम के बंद पड़ जाने से कमजोर हो चुका है। उसे यह गलतफहमी इसलिए हुई क्योंकि कुछ दिन पहले आयरन डोम के अचानक बंद पड़ने की खबरें सामने आई थी और यह दावा किया गया था कि कुछ देर के लिए आयरन डोम के खराब होते ही गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाके में कई रॉकेट हमले हुए। खबर तो यह भी थी कि इस दौरान वेस्ट बैंक इलाके में इन रॉकेटों की मदद से रिहायशी इलाकों पर भी कहर बरपाया गया। हालांकि इजराइल की सेना ने इस घटना के कुछ देर बाद ही आयरन डोम के दुरुस्त हो जाने का दावा भी कर दिया था, लेकिन आरोप है कि हमास की तरफ से ये हमले फिर भी नहीं रुके। हालांकि इजराइल की सेना ने जो वीडियो जारी किया उससे ये साफ हो गया कि आयरन डोम फिर एक बार इजराइल की सुरक्षा में पूरी ताकत से तैनात कर दिया गया, जिसके बाद वहां से एक भी रॉकेट का निकल पाना मुश्किल हो गया। और इसी वजह से 400 रॉकेट दागे जाने के बाद भी इजराइल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद बुरी तरह भड़के इजराइल ने फिलिस्तीन के चरमपंथियों पर जोरदार पलटवार कर दिया और गाजा पट्टी में मौजूद उनके कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इजराइल के मुताबिक उसकी सेना ने गाजा पट्टी में 50 टारगेट पर धावा बोला, जिनमें फिलिस्तीनी लड़ाकों के कई ऐसे ठिकाने भी शामिल थे जहां से वो लगातार रॉकेट दाग रहे थे। इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना की स्ट्राइक में गाजा पट्टी के उत्तर में मौजूद चरमपंथियों का एक बड़ा कैंप बर्बाद हो गया, जबकि गाजा पट्टी के दक्षिण के हिस्से पर भी इजराइल ने ताबड़तोड़ स्ट्राइक की। इजराइल के मुताबिक उसके हमले में 4 चरमपंथी मारे गए, जबकि फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि पिछले 3 दिन में इजराइल की बमबारी से 20 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, जिनमें 5 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल हैं।
लेकिन फिलिस्तीन के इस आरोप का इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर जरा भी असर नहीं दिखाई दिया, बल्कि उन्होंने जो हुंकार भरी उससे तो यही लगा कि वो पूरे गाजा को मिटाकर ही दम लेंगे। यानी जब तक गाजा पट्टी में एक भी फिलिस्तीनी चरमपंथी रहेगा, इजराइल की स्ट्राइक वहां जारी रहेगी। इसी वजह से माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भिड़ंत और बढ़ेगी, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इस बार का हमला तो बस शुरुआत है। नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठनों को इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक उन चरमपंथियों का सफाया नहीं हो जाता, इजराइल चैन से नहीं बैठेगा। जिसका मतलब ये कि इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ लंबी लड़ाई छेड़ने का मन बना लिया है और इसीलिए उसने अपने देश में तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, जिसके लिए उसने तेल अवीव शहर में करीब 250 बॉम्ब शेल्टर खोल दिए। साथ ही इजराइल ने गाजा पट्टी से लगने वाले अपने इलाके खाली कराने शुरू कर दिए और इजराइल की सेना वहां से हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले गई है, क्योंकि इजराइल भी ये समझ चुका है कि इस बार की जंग आसान नहीं होने वाली। उसका पाला एक ऐसे संगठन से पड़ा है जिसे ईरान पाल पोस रहा है। गाजा पट्टी में मौजूद PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद पर 2 रोज पहले इजराइल ने बड़ा हमला बोला था, जिसमें उसके 3 कमांडरों की मौत हो गई थी। इजराइल के मुताबिक इस संगठन को हथियार और पैसे ईरान से मिलते हैं और इसी वजह से गाजा पट्टी में इसकी ताकत बढ़ती जा रही है, जिसके खात्मे के लिए इजराइल ने वहां हमला बोला था। लेकिन इसके बाद इस चरमपंथी संगठन की तरफ से इजराइल पर 3 दिनों में करीब 800 रॉकेट दागे जा चुके हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि फिलिस्तीन का ये चरमपंथी संगठन कितना खतरनाक है। लेकिन इजराइल के लिए ये अकेली मुसीबत नहीं है, बल्कि उसकी परेशानी बहुत बड़ी हो चुकी है, क्योंकि इस बार उसके शहरों को निशाना बनाकर जो हमले किए गए उनमें हमास का भी हाथ बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि हमास ने पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के साथ हाथ मिला लिया है, जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि 2007 से गाजा पट्टी में बैठा हमास बेहद ताकतवर संगठन है और उसने कई साल से इजराइल की नींद उड़ा रखी है। इस बीच गाजा पट्टी में कई छोटे छोटे चरमपंथी संगठन भी खड़े हुए, लेकिन राज हमास का ही चलता रहा। हालांकि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद वहां दूसरे नंबर का संगठन है, जिसके रिश्ते हमास से ठीक नहीं रहे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि दोनों ने हाथ मिला लिया, जो इजराइल के लिए बुरी खबर है। हालांकि इजराइल इस हमले में हमास का हाथ होने से इनकार कर रहा है, यानी वो ये नहीं दिखाना चाहता कि गाजा में 2 बड़े चरमपंथी संगठन मिलकर उसके खिलाफ खड़े हो गए और आने वाले दिनों में वो दोनों ही मिलकर इजराइल की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। लेकिन इजराइल भी PIJ का सफाया करने पर उतारू है। यही वजह रही कि उसने लगातार तीसरे दिन हमला बोला और PIJ के चौथे कमांडर को ढेर कर दिया। 2 दिन पहले भी इजराइल ने आसमान से गाजा पर बम गिराकर PIJ के 3 कमांडरों को मार गिराया था, जिसके बाद से गाजा में इजराइल और PIJ के बीच भयानक जंग छिड़ी है। अपने 3 कमांडरों की मौत की वजह से PIJ पहले ही आग बबूला था। हमास भी इजराइल को बदला लेने की धमकी दे चुका था, लेकिन इजराइल पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने गाजा पर फिर एयर स्ट्राइक कर दी। इजराइल से लड़ने के लिए PIJ के हथियार रॉकेट हैं, इसलिए इजराइल उसकी रॉकेट लॉन्चिंग साइटों को ही निशाना बना रहा है। एक दिन पहले उसने पूरे गाजा में रॉकेट लॉन्चिंग साइटों पर बमबारी की थी और इस बार इजराइल ने PIJ की रॉकेट लॉन्चिंग फोर्स के हेड के घर पर सीधा हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। यानी PIJ के कुल 4 कमांडर ढेर हो चुके हैं। जबकि इजराइल के पड़ोसी मिस्र के एक न्यूज चैनल ने दावा किया था कि मिस्र ने गाजा में सीज फायर करवा दिया, लेकिन इजराइल ने उसकी भी नहीं मानी और कुछ घंटे बाद ही गाजा पर फिर हमला बोल दिया, जिससे PIJ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने इजराइल को सीधी धमकी दे दी कि उसके कमांडर की मौत भी रॉकेट हमलों को रोक नहीं पाएगी, यानी अब आग और भड़केगी। यही वजह है कि माना जा रहा है कि यह लड़ाई बहुत खतरनाक रूप ले सकती है। ऐसी लड़ाई जो शायद इस बार सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठनों पर ही न सिमटे, बल्कि हो सकता है कि ईरान अपने साथियों की मदद करने के लिए सीधे इजराइल से भिड़ पड़े। लेकिन दूसरी तरफ गाजा पट्टी में जारी लड़ाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र भड़क गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने वहां इजराइल और फिलिस्तीन के लड़ाकों के बीच लड़ाई में आम नागरिकों की मौत पर नाराजगी जताई, क्योंकि गाजा पट्टी में इजराइल की सेना और फिलिस्तीन के चरमपंथियों के बीच लड़ाई भीषण हो गई। वहां दोनों तरफ से लगातार एक दूसरे पर रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सेना ने गाजा के रिहायशी इलाकों में भी बम बरसाए, जिनकी चपेट में आने से 19 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। दावा है कि मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे और इसके अलावा ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों में वहां कई मकान भी बर्बाद हो गए। मतलब इजराइल की सेना और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद की लड़ाई में आम नागरिक भी पिस रहे हैं। और इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों को लताड़ लगा दी और साफ कह दिया कि मासूम बच्चों और महिलाओं पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इजराइल से गाजा पट्टी पर हमलों को फौरन रोकने की अपील की
और सभी पक्षों को संयम बरतने की सलाह दी। इसके साथ ही एंटोनियो गुतेरेस ने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच समझौता कराने का प्रस्ताव भी दिया ताकि किसी भी तरह इस लड़ाई को रोका जा सके। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का हवाला देते हुए साफ कर दिया कि सेना की कार्रवाई में नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। लेकिन इस जंग के बीच फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने उसके लिए ही मुसीबत खड़ी कर दी। इजरायल ने दावा किया कि PIJ के लड़ाकों ने गलती से फिलिस्तीनियों पर ही रॉकेट दाग दिए। बताया गया कि उन्होंने इजरायल की सेना को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका निशाना चूक गया और उन्होंने फिलिस्तीनियों पर ही रॉकेट गिरा दिए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें रात के अंधेरे में चारों तरफ रॉकेट की ही रोशनी दिखाई पड़ी। दावा है कि PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों ने इजरायल की सेना को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने आधी रात को ही ताबड़तोड़ रॉकेट दागे, लेकिन उनमें कई रॉकेट दुश्मन के इलाके में पहुंचने से पहले ही जमीन पर गिर गए, जिसकी वजह से गाजा में 4 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल भी हो गए। असल में इजरायल की सेना गाजा में लगातार भीषण हमले कर रही है, जिसमें दावा है कि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खबर है कि इजरायल की तरफ से गाजा में PIJ के लड़ाकों पर बम बरसाए जा रहे हैं। इजरायल के मुताबिक इसी हफ्ते उसने PIJ के कई लड़ाकों को मार गिराया, लेकिन अपने ऊपर हुए हमलों से नाराज पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों ने भी इजरायल से बदला लेने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और इजरायल की सेना को मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे। पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के लड़ाके इजरायल के सैनिकों को निशाना बनाते हुए रॉकेट दाग रहे हैं, जिसकी वजह से इजरायल का गुस्सा भी बढ़ता ही जा रहा है और इसीलिए वो गाजा पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। यानी इजरायल भी अब आर पार की जंग लड़ने के मूड में है। खबर है कि इजरायल की सेना ने PIJ के कुछ गोला बारूद के ठिकानों पर बम बरसाए। असल में इजरायल का आरोप है कि फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का सीधा कनेक्शन ईरान से है। उसका दावा है कि ईरान से उसे फंडिंग होती है। यही वजह है कि इजरायल PIJ के लड़ाकों को गाजा से पूरी तरह खत्म करना चाहता है और इसीलिए उसने पिछले कुछ दिनों में इस संगठन के लड़ाकों पर जमकर कहर बरपाया है। असल में पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने अब गाजा पट्टी के ज्यादातर हिस्सों में अपने पैर पसार लिए हैं और यही वजह है कि फिलिस्तीन का ये चरमपंथी संगठन इजरायल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। इजरायल ने इसे खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन उसका आरोप है कि PIJ के लड़ाकों को ईरान पाल पोस रहा है, जिसकी वजह से इजरायल और ईरान के बीच भी तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों का भी गुस्सा भड़का हुआ है, क्योंकि पिछले हफ्ते इजरायल की जेल में भूख हड़ताल के दौरान एक फिलिस्तीनी की मौत हो गई थी, जिसके बाद फिलिस्तीन की तरफ से इजरायल के बॉर्डर वाले इलाकों में कई रॉकेट दागे गए थे, जिसके जवाब में इजरायल ने भी गाजा पट्टी में रॉकेट और बमों की बारिश कर दी थी। पर अब इजरायल और PIJ के लड़ाकों में भीषण लड़ाई चल रही है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन इसकी वजह से फिलिस्तीनियों को दहशत में जीना पड़ रहा है, क्योंकि इजरायल की सेना गाजा में PIJ के लड़ाकों पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही, जिससे वहां के लोगों की जान पर भी खतरा बना हुआ है। यही वजह है कि इजरायल को घुटनों पर लाने के लिए ईरान ने आतंकी संगठन हमास का साथ मांगा है। ईरान ने हमास से PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के साथ जुड़ने की अपील की ताकि वो इजरायल पर जोरदार हमला कर सके, क्योंकि जब से इजरायल ने गाजा में एयर स्ट्राइक कर आतंकी संगठन पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के 3 कमांडरों को ढेर किया है, तभी से ईरान बदले की आग में जल रहा है। माना जाता है कि इस संगठन का सीधा कनेक्शन ईरान से है और ईरान ही उसे फंडिंग करता है। इसलिए ईरान इजरायल की इस एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए उस पर बहुत बड़ा हमला करने की फिराक में है, जिसके लिए उसने गाजा पर शासन करने वाले चरमपंथी संगठन हमास से मदद मांगी है। हमास भी ईरान की ही तरह इजरायल का कट्टर दुश्मन है और वो शुरू से ही इजरायल के अस्तित्व का विरोध करता रहा है। आतंकी संगठन हमास इजरायल के कब्जे से फिलिस्तीनी क्षेत्रों को हर हाल में छुड़ाना चाहता है और अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए हमास ने इजरायल की नाक में दम कर रखा है। वो इजरायल पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इसी वजह से गाजा में इजरायल और हमास के बीच पिछले कई साल से भीषण जंग छिड़ी हुई है, जिसमें इजरायल का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, क्योंकि उसके पास हमास से कई गुना ज्यादा सैन्य ताकत है। इजरायल की खतरनाक मिसाइलें और लड़ाकू विमानों से बरसाए गए रॉकेट और बमों ने अब तक हमास के सैकड़ों लड़ाके मार दिए हैं। इसी वजह से हमास पूरी तरह बौखलाया हुआ है और हमास की इसी बौखलाहट को अपनी ताकत बनाने के लिए ईरान ने उससे मदद मांगी। ईरान चाहता है कि हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद मिलकर इजरायल के खिलाफ ऐसी जंग छेड़ दें कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन तबाह हो जाए, क्योंकि इजरायल ईरान के सबसे बड़े सपने के बीच खड़ा है। ईरान जल्द से जल्द परमाणु बम बनाकर अपने दुश्मनों को डराने की फिराक में है, जबकि इजरायल ने उसके इसी खुफिया कार्यक्रम को रोकने की कसम खाई है, जिसके लिए इजरायल कई बार ईरान पर सीधा हमला करने की धमकी तक दे चुका है। इजरायल का दावा है कि उसकी खतरनाक मिसाइलें और लड़ाकू विमान हर वक्त ईरान पर अटैक करने के लिए तैयार हैं। इजरायल अब तक ईरान के समर्थन वाले कई चरमपंथी संगठनों को सीरिया और इराक में निशाना भी बना चुका है, लेकिन अब तक ईरान से उसकी सीधी टक्कर नहीं हुई है। हालांकि पिछले 1 साल में ईरान और इजरायल के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि कई बार जंग की नौबत भी आ चुकी है और इसीलिए ईरान अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है।
इसके साथ ही वो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जैसे आतंकी संगठनों की मदद से भी इजरायल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है, क्योंकि हमास की तरह ही ये संगठन भी वेस्ट बैंक, गाजा और इजरायल के कब्जे वाले इलाकों में फिलिस्तीन का कब्जा चाहता है। ऐसे में ईरान ने हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद को मिलाने का खतरनाक प्लान बनाया है। यही नहीं, उसने वादा किया कि हमास को उसकी सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर का भी पूरा साथ मिलेगा। और यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि इजरायल ने इससे निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। दावे के मुताबिक इजरायल ने ब्लू व्हेल नाम की नई जासूसी पनडुब्बी तैयार की है जो ईरान की मुश्किलें बढ़ा सकती है। दावा है कि इजरायल उसके जरिए समंदर में ईरान को सबक सिखाने की तैयारी में जुट गया है, क्योंकि इजरायल की ये सबमरीन बेहद खास है। ये पानी के अंदर छिपकर दुश्मन की पनडुब्बी और युद्धपोत का पता लगा सकती है। इसके साथ ही पानी के बाहर बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों की भी निगरानी कर सकती है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की ब्लू व्हेल LE-3325 नाम की ये पनडुब्बी करीब 11 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे कंट्रोल करने के लिए किसी चालक दल का होना भी जरूरी नहीं है, यानी इस पनडुब्बी को पानी के बाहर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी वजह से इजरायल की ये पनडुब्बी बेहद घातक हो जाती है, क्योंकि जासूसी के दौरान अगर दुश्मन इस पर हमला भी करता है तो उसमें किसी सैनिक की जान नहीं जाएगी। इतना ही नहीं, ये ब्लू व्हेल पनडुब्बी जासूसी करने के अलावा हमला करने में भी सक्षम है, यानी इसके जरिए दुश्मन पर न सिर्फ नजर रखी जा सकती है बल्कि जरूरत पड़ने पर उसका खात्मा भी किया जा सकता है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लू व्हेल पनडुब्बी एक बार में करीब 30 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है और दुश्मन की जानकारी इकट्ठा कर उसे दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकती है। इसीलिए दावा किया गया कि इजरायल की ये पनडुब्बी समंदर में उसके दुश्मनों के लिए काल साबित होगी। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही शाइस्ता परवीन के मुंबई में होने की आशंका जताई गई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए वो प्रयागराज से मुंबई भाग गई और इसमें उसकी मदद अतीक अहमद के करीबियों ने की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता कुछ दिनों के लिए प्रयागराज के मरियाडीह गांव में गुड्डू मामा नाम के आदमी के घर पर रुकी थी, जो अतीक का पुराना नौकर बताया गया। उसी ने शाइस्ता को प्रयागराज के संगम तक ले जाने के लिए एक नाव का इंतजाम किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता को मरियाडीह गांव के पीछे गंगा नदी से नाव के जरिए संगम ले जाया गया और उसके बाद वहां से एक फल कारोबारी ने मुंबई निकलने में उसकी मदद की, जो अतीक अहमद का पुराना करीबी बताया गया। यानी करीब 75 दिनों से फरार चल रही शाइस्ता परवीन का नया ठिकाना मुंबई हो सकता है। हालांकि यूपीएसटीएफ ने इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी, लेकिन प्रयागराज से मुंबई जाने वाले हाईवे के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की एक टीम मुंबई में अतीक के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एसटीएफ ने शाइस्ता के एक मददगार को हिरासत में ले लिया, जिसका नाम गुड्डू मामा बताया गया। और उससे पूछताछ के बाद शाइस्ता के दूसरे मददगार फल कारोबारी और नाव के मालिक को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपीएसटीएफ महाराष्ट्र पुलिस से भी लगातार संपर्क में है, ताकि शाइस्ता परवीन की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो पाए, क्योंकि वो उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी है और पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा है। उसकी तलाश के लिए यूपीएसटीएफ के साथ साथ पुलिस अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ को उम्मीद थी कि असद के एनकाउंटर के बाद वो उसके जनाजे में शामिल होने के लिए सरेंडर कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो प्रयागराज से फरार हो गई। और अब यूपीएसटीएफ के रडार पर वो लोग हैं जिन्होंने शाइस्ता को फरारी के दौरान पनाह दी और उसकी मदद की। उनमें कई लोगों को तो पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। ऐसे ही मददगारों के एक नाम अतीक के वकील सौलत हनीफ का भी है, जिसने पूछताछ में अतीक के कई राज उगले। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसने बताया कि अतीक के बेटे असद ने ही उसे 9 mm की पिस्तौल और आईफोन दिया था, जिससे उसने 19 फरवरी को उमेश पाल की कई तस्वीरें असद को भेजी थी। सौलत हनीफ की पिस्तौल और आईफोन को 3 मई को ही पुलिस ने बरामद कर लिया था और अब पुलिस उसके आईफोन को खंगाल रही है। हालांकि सौलत हनीफ ने पूछताछ के दौरान अतीक के वसूली नेटवर्क को लेकर बड़ा पर्दाफाश किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कई बिल्डर, व्यापारी, नेता और वकीलों के बारे में उसने अहम जानकारियां दी, जो अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के काफी करीबी और मददगार है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसने पूछताछ में बताया कि साबरमती जेल से अतीक गुजरात, मुंबई और दिल्ली के व्यापारियों को कॉल करके धमकाता था, जबकि शाइस्ता परवीन वसूली के धंधे को संभालती थी। सौलत हनीफ ने कबूल किया कि 10 लाख से ज्यादा की रकम लेने के लिए उसे भेजा जाता था, जबकि छोटी रकम अतीक का नौकर वसूलता था। यानी वो अतीक अहमद के कानूनी कामकाज तो देखता ही था, इसके साथ वो उसके लिए वसूली भी करता था। इतना ही नहीं, पुलिस सूत्रों के मुताबिक सौलत हनीफ ने कबूल किया कि वो अतीक अहमद के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले मामलों के गवाहों को धमकाता था और दूसरे वकीलों को भी मोटी फीस पहुंचाता था। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक सौलत हनीफ अब उमेश पाल हत्याकांड में सरकारी गवाह बनना चाहता है, ताकि उसकी मुश्किलें कम हों और उसे मिलने वाली सजा भी कम हो जाए। हालांकि उमेश पाल अपहरण केस में पहले ही उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है। इसी साल 28 मार्च को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिसके बाद उसे नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया। जबकि 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस ने सौलत को भी आरोपी बनाया और उस पर साजिश रचने और तस्वीरें शूटरों को भेजने का आरोप लगाया।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के ठीक 5 दिन पहले उसने असद को उमेश पाल की 10 अलग-अलग तस्वीरें भेजी थी, जिसकी जानकारी पुलिस को सौलत के आईफोन की जांच कराने पर मिली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ माफिया सरगना अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रख रही है और इसके लिए एक स्पेशल टीम बना दी गई जो 24 घंटे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अतीक से जुड़ी पोस्ट की निगरानी कर रही है, ताकि फर्जी फोटो, वीडियो या ऑडियो को वायरल होने से रोका जा सके, जिससे माहौल खराब न हो और शांति बनी रहे। पुलिस के मुताबिक अब तक इस टीम ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखने पर जांच के बाद 10 मुकदमे दर्ज किए और कई आरोपियों को जेल भेज दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक की हत्या के बाद कश्मीर के एक ट्विटर हैंडल से धमकी भरी पोस्ट की गई थी, जिसके खिलाफ प्रयागराज में मामला दर्ज किया गया। उधर अफगानिस्तान में तालिबान राज के नियमों और कानूनों को लेकर संयुक्त राष्ट्र भड़क गया। संयुक्त राष्ट्र ने वहां खुलेआम मौत की सजा देने और कोड़े मारने जैसी यातनाओं की आलोचना की और तालिबान सरकार से इस तरह की गतिविधियों पर फौरन पाबंदी लगाने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद से अब तक करीब 175 लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है, जिनमें 2 लोगों को खुलेआम गोलियों से भून दिया गया, जबकि चोरी और शराब पीने जैसे अपराधों के लिए पिछले 6 महीने में वहां सार्वजनिक रूप से 270 से ज्यादा आदमियों और करीब 60 महिलाओं को कोड़े मारने की सजा दी गई। और इन्हीं मामलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान को लताड़ लगा दी, जिस पर तालिबान ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि यह अफगानिस्तान का आंतरिक मामला है। और वहां के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि अफगानिस्तान के कानून इस्लामी नियमों के हिसाब से बनाए गए हैं और वहां बड़ी संख्या में लोग उन नियमों को मानते हैं। ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और इस्लामी कानून के बीच टकराव के हालात बनते हैं तो तालिबान सरकार इस्लामी कानून का ही पालन करेगी, क्योंकि देश में सर्वोच्च अदालत और सर्वोच्च नेता की मंजूरी के बाद ही उन कानूनों को लागू किया गया है। इस बीच पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी अब्दुल रऊफ पर चीन मेहरबान नजर आया। उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में पेश भारत के प्रस्ताव को रोकने के लिए चीन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इसके लिए एक बार फिर चीन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया, जिससे भारत के उस प्रस्ताव पर रोक लग गई जिसमें आतंकी अब्दुल रऊफ को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की गई थी। साथ ही उस पर कई प्रतिबंध भी लगाए जाने थे। अब्दुल रऊफ पर भारत में कई हमले करवाने का आरोप है। वो आतंकी मसूद अजहर का भाई है और उसने साल 1999 में कंधार विमान अपहरण कांड को अंजाम दिया था और तब से ही भारत आतंकी अब्दुल रऊफ पर कार्रवाई की मांग करता रहा है, लेकिन हर बार चीन उसे बचाने के लिए अड़ंगा लगा देता है। यही वजह है कि कई बार पहले भी आतंकी अब्दुल रऊफ के साथ ही पाकिस्तान में पल रहे और भी आतंकियों को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव खारिज हो चुका है। और इसमें पिछले साल ही सुरक्षा परिषद के सामने अब्दुल रऊफ को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव भी शामिल है, जिसे भारत और अमेरिका की तरफ से पेश किया गया था। इस प्रस्ताव के तहत अब्दुल रऊफ को ब्लैकलिस्ट करने की मांग उठी थी। साथ ही उसकी संपत्ति को सीज करने का भी प्रस्ताव रखा गया था और उसकी विदेश यात्रा पर पाबंदी की मांग भी शामिल थी, लेकिन तब भी चीन ने ऐसे ही वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश उस प्रस्ताव पर रोक लग गई थी। इधर खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन के निशाने पर जम्मू कश्मीर के मिलिट्री स्टेशन और आर्मी स्कूल हैं, जहां वो बड़े आत्मघाती हमले करने की फिराक में है। वहीं खुफिया विभाग ने इस साजिश को लेकर अलर्ट जारी किया, जिसमें खास तौर पर जम्मू कश्मीर के सभी मिलिट्री स्टेशन को हाई अलर्ट पर रखा गया। वहीं जम्मू के आर्मी पब्लिक स्कूलों को एहतियात के तौर पर बंद करा दिया गया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी मिलिट्री स्टेशन पर आत्मघाती हमला कर सकते हैं, जिसके लिए सेना की गाड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकियों के निशाने पर आर्मी पब्लिक स्कूल भी है, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को आतंकी बंधक बना सकते हैं। इसके लिए कई आतंकी कश्मीर में घुसपैठ के लिए तैयार हैं। और सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर कई आतंकी संगठन सक्रिय हो गए हैं। खबर है कि पीओके में इस वक्त 60 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं, जो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है। इसके अलावा खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ट्रिपल प्लान बनाया है। आतंकी हमले की इस साजिश को लेकर खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी भी कर दिया, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज 18 के पास मौजूद है, जिसमें सुरक्षा बल को आगाह किया गया कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद जम्मू कश्मीर में आत्मघाती हमले और ग्रेनेड से हमला करने की फिराक में है। क्योंकि पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाया हुआ है। इस ऑपरेशन के तहत अब तक उसके कई आतंकियों को सेना ढेर कर चुकी है और साथ ही कई आतंकी साजिश भी नाकाम हो चुकी हैं, जिसके बाद जैश ए मोहम्मद ने जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए ट्रिपल अटैक प्लान तैयार किया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस प्लान के मुताबिक सुरक्षा बल और कश्मीर में बाहर से आए मजदूरों पर हमले की साजिश है। वहीं बारामूला में आत्मघाती अटैक हो सकता है। इसके अलावा श्रीनगर के परिमपुरा में भी ग्रेनेड अटैक की साजिश रची जा रही है, ताकि जम्मू कश्मीर को दहलाया जा सके। हालांकि खुफिया विभाग से इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। उधर रूसी फौज ने यूक्रेन के खैरसोन में जेलेंस्की के सैनिकों के ठिकानों पर भीषण हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें जोरदार धमाके होते दिखाई दिए, जिसकी गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। जो वीडियो रूस की सेना की तरफ से जारी किया गया उसमें एक इमारत में जोरदार धमाका होता नजर आया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर बमों की बारिश करनी शुरू कर दी।
इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद। और इसीलिए जब उन पर पानी की बौछार शुरू की गई तो वो कुछ देर के लिए छिप गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसे रोकने के लिए उन पर आंसू गैस के कई गोले दागे गए। इसके साथ ही पीटीआई के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। वहीं एक दूसरे इलाके में प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी गाड़ी में आग लगा दी, जिसके बाद उसमें जोरदार धमाका हुआ। बताया गया कि सेना की उस गाड़ी में उपद्रवियों से निपटने के लिए विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी। इसी वजह से धमाका इतना तेज हुआ कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लेकिन इसके बावजूद हंगामा नहीं रुका। इसी तरह लाहौर के कई दूसरे इलाकों में भी पीटीआई समर्थकों ने अपना गुस्सा उतारा। इस दौरान सुरक्षा बल के जवानों और प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ जगहों पर झड़पें भी हुई, क्योंकि पीटीआई के समर्थकों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने फायरिंग की, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। इससे बौखलाकर इमरान खान के समर्थकों ने एक इलाके में आम लोगों को भी निशाना बनाया। एक कार सवार के ऊपर पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। हालांकि उसने उनका विरोध करने की हिम्मत दिखाई, लेकिन कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से उसे बाद में शांत होकर वहां से जाना पड़ा। और लाहौर की तरह पाकिस्तान के पेशावर में भी जमकर हंगामा हुआ। शहबाज शरीफ सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे इमरान खान के समर्थकों ने वहां पुलिस को चुनौती दे दी। और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पीटीआई के कुछ कार्यकर्ताओं ने हवा में गोलियां चला दी। इसके बाद तो वो इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पेशावर में हालात जब बिगड़ने लगे तो सेना ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए बख्तरबंद गाड़ी नुमा एक टैंक उतार दिया। वो टैंक काफी देर तक पेशावर की सड़कों पर गश्त लगाता रहा। इस दौरान सड़कों पर चारों तरफ पत्थर बिखरे नजर आए। वहीं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान पीटीआई कार्यकर्ताओं ने जमकर हिंसा की और उन्होंने खास तौर पर सेना के खिलाफ अपना विरोध जताया, क्योंकि इमरान खान कई बार ये आरोप लगा चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना की वजह से ही उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हुई। और यही नहीं, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से ही इस्लामाबाद में सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। वहां चप्पे चप्पे पर पाकिस्तानी सेना के जवानों की तैनाती की गई, ताकि कहीं कोई हंगामा हो तो उससे तुरंत निपटा जा सके। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई समर्थकों ने इस्लामाबाद के एक इलाके में पुलिस स्टेशन के पास ही हिंसक प्रदर्शन किया, जिसके बाद सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी तरह कई दूसरे शहरों में भी भारी बवाल हुआ। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ी। इमरान खान की गिरफ्तारी के 48 घंटे बाद ही वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने इमरान खान की गिरफ्तारी को पूरी तरह अवैध और गैर कानूनी बता दिया। इस फैसले को इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी जीत मान रही है, क्योंकि इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही पाकिस्तान के सभी शहरों में उनके समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए थे। इस दौरान पूरे पाकिस्तान में जमकर हिंसा और आगजनी भी हुई, और इसीलिए माना जा रहा है कि ये इमरान खान की जीत नहीं बल्कि वहां की सेना और वहां की सरकार की बहुत बड़ी हार है। क्योंकि शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तान की सेना ने इमरान खान को जेल में ही रखने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दे दिया और इमरान खान को रिहा करने का आदेश सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को बेहद कड़ी सुरक्षा में लाया गया था। खबर है कि जैसे ही इमरान खान कोर्ट में पहुंचे, जज ने उन्हें देखकर खुशी जताई। जवाब में इमरान खान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई और इमरान खान ने वहां की सरकार और सेना पर गंभीर आरोप लगाए। इमरान खान को राहत उनकी पार्टी पीटीआई की याचिका की वजह से मिली। पीटीआई ने कोर्ट में याचिका देकर कहा था कि इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिस पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बेहद सख्त रुख अपनाया और 1 घंटे के अंदर इमरान खान को कोर्ट में पेश करने का आदेश दे दिया। यह सुनवाई वहां की सुप्रीम कोर्ट में करीब 4 बजे हुई और महज 1 घंटे के अंदर इमरान खान को कोर्ट में पेश कर दिया गया। और कोर्ट में इमरान खान ने वहां की सेना और सरकार को खूब कोसा। इमरान खान ने आरोप लगाया कि उन्हें डंडे मारे गए। उनके मुताबिक उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अदालत में कमांडो भेजे गए और उनके साथ ऐसा सलूक हुआ जैसे वो कोई आतंकवादी हो। 2 दिन पहले इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, लेकिन वो कोर्ट रूम तक पहुंच नहीं पाए थे। कोर्ट परिसर में ही वहां के अर्धसैनिक बल पाकिस्तानी रेंजर्स पहुंच गए थे, जिन्होंने उन्हें घेर लिया और फिर धक्के देते हुए एक गाड़ी में बैठा दिया था। इस घटना का जब वीडियो दुनिया भर में पहुंचा तो हंगामा मच गया। पाकिस्तान में तो ऐसी आग लगी कि वहां की सेना और सरकार के हाथ पांव फूल गए। और शायद इसीलिए इमरान खान की पार्टी की याचिका पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई की और फैसला सुनाने में भी देर नहीं की। इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले ही उनके और वहां की सेना के बीच टकराव की खबरें आ रही थीं।
यहाँ तक कि उनकी गिरफ्तारी के दिन भी पाकिस्तानी फौज ने एक आधिकारिक बयान जारी किया था। उस बयान में इमरान खान को हद में रहने की चेतावनी दी गई थी। इसीलिए गिरफ्तारी के बाद माना जाने लगा था कि इमरान खान को वहां की सेना से टकराने की कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान में 48 घंटों तक हुई हिंसा और आगजनी ने पाकिस्तान के हालात बदल कर रख दिए। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी इसका असर दिखा। इमरान की रिहाई का आदेश देते ही जज ने इमरान से इस पर बात की। पीटीआई कार्यकर्ताओं को शांत रहने की अपील करने को कहा। इमरान ने भी लोगों से कानून हाथ में न लेने की अपील कर दी। लोगों से देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील भी उन्होंने कर दी। हालांकि ये भी साफ कर दिया कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ उसमें उनका कोई हाथ नहीं है। इमरान खान ने साफ कहा कि वो तो हिरासत में थे, इसलिए उन्हें इसकी कोई जानकारी तक नहीं है। यानी इमरान खान ने कोर्ट को यह दिखाया कि 48 घंटों में पाकिस्तान में जो भी हुआ उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इमरान खान पर मेहरबानी वहां की सरकार को पसंद नहीं आई। मरियम नवाज ने ट्विटर पर अदालत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर तीखी टिप्पणी की और इमरान खान को 6000 करोड़ का चोर भी बता दिया। लेकिन मरियम के ट्वीट में शहबाज सरकार की झुंझलाहट साफ दिखाई दी। माना जाता है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है वो सेना के इशारे पर होता है। लेकिन इस बार तो इमरान खान ने अपने कार्यकर्ताओं की फौज के बूते पर सरकार को भी झुका दिया और सेना की भी नहीं चलने दी। यानी सरकार चली जाने के बावजूद इमरान खान ने अपना दम दिखा दिया। वहां की सुप्रीम कोर्ट तक समझ गई कि पाकिस्तान में लगी हुई आग इमरान खान की रिहाई से पहले थमने वाली नहीं है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को फौरन छोड़ने का आदेश दे दिया। साथ में यह भी कहा कि उन्हें वहां की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए। पेशी तक इमरान घर तो नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हें जेल में भी नहीं रखा जाएगा। खबर है कि उन्हें इस्लामाबाद की पुलिस लाइंस के गेस्ट हाउस में ठहराया जाएगा। यहाँ तक कि 10 लोगों को उनसे मिलने की इजाजत भी दी जाएगी। मतलब ये कि इमरान खान घर भले न पहुंचे, लेकिन उनकी रिहाई। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन की जंग पर। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के सैनिक बखमुत से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने रूस पर तगड़ा हमला बोल दिया है। यूक्रेन की सेना ने बताया कि उसने शहर के कुछ हिस्सों में रूस की फौज को 2 किलोमीटर पीछे तक खदेड़ दिया है। बखमुत में लड़ रही पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के हेड ने भी यूक्रेन के दावे पर मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया है। रूस की सेना की 72वीं ब्रिगेड बखमुत से भाग खड़ी हुई है। यानी बखमुत की लड़ाई आखिरकार अपने अंजाम पर पहुंचती दिख रही है। यूक्रेन की जंग में सबसे लंबी और सबसे भयानक लड़ाई बखमुत में ही लड़ी जा रही है, जहां 9 महीने बीतने के बाद भी, हजारों सैनिकों के मारे जाने और घायल होने के बाद भी लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। लेकिन अब बखमुत की जंग क्लाइमैक्स पर पहुंच गई है। और यूक्रेन का कहना है कि उसने बखमुत में रूस के सैनिकों की हालत खराब कर दी है। अपने दावे को साबित करने के लिए यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें बखमुत में रूस का एक सैनिक यूक्रेन से अपनी जान की भीख मांगता नजर आया। वो यूक्रेन की सेना को सरेंडर करने का इशारा करता दिखा। फिर यूक्रेन की सेना ने एक ड्रोन पर पर्चा लिखकर रूस के सैनिक को भेजा। उस पर्चे में लिखा था, ड्रोन के पीछे पीछे जाओ। यूक्रेन का मैसेज पढ़कर पहले तो रूस का सैनिक नहीं माना, लेकिन उसे अपनी जान ज्यादा प्यारी थी, इसलिए उसने पाला बदल लिया और पागलों की तरह ड्रोन के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। और फिर यूक्रेन ने उसे हिरासत में ले लिया। इस वीडियो के जरिए यूक्रेन ने यह दिखाने की कोशिश की कि उसने तो बस रूस के एक सैनिक का हाल दिखाया। रूस के ऐसे कई सैनिक हैं जो बखमुत से भाग खड़े हुए हैं। क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने बखमुत में रूस के कब्जे से इलाकों को छुड़ाना शुरू कर दिया है, इसलिए रूस के सैनिकों को यूक्रेन के हाथों मारे जाने का डर सता रहा है। यही वजह है कि वो बखमुत में मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। यूक्रेन के पूर्व में डोनेस्क प्रांत का बखमुत छोटा सा शहर है, लेकिन उस छोटे से शहर के लिए बीते 9 महीने से रूस और यूक्रेन बड़ी जंग में उलझे पड़े हैं। और अब यूक्रेन कह रहा है कि उसने बखमुत में ऐसा जबरदस्त पलटवार किया है कि कई इलाकों में रूस की फौज 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। बखमुत की लड़ाई में एक मिनट में पिक्चर बदल रही है। कभी रूस आगे दिख रहा है तो कभी यूक्रेन। इसलिए एक ही दिन में यूक्रेन अपनी जीत का दावा करता है तो रूस उसे हराने का दम भरता है। लेकिन यह पहली बार हुआ है जब रूस की तरफ से बखमुत में लड़ रहे खुद वैगनर ग्रुप के हेड ही यूक्रेन के दावे पर मोहर लगा रहे हैं और रूस की सेना को ही जमकर गालियां दे रहे हैं। येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि रूस की सेना की 72वीं ब्रिगेड बखमुत में फ्रंटलाइन से भाग गई है। इस वजह से यूक्रेन को वहां कब्जा जमाने का मौका मिल गया है और वैगनर ग्रुप पर मुसीबत टूट पड़ी है। ये वही येवगेनी प्रिगोजिन है जो मार्च में बखमुत में जीत के दावे ठोककर अपनी छाती पीट रहे थे। तब तो उन्होंने बखमुत के 80% हिस्से पर वैगनर ग्रुप के कब्जे का दावा तक कर दिया था। लेकिन मई आते आते प्रिगोजिन पूरी दुनिया के सामने अपनी सरकार पर ही बरस पड़े। उन्होंने बगावत छेड़ने की धमकी दे डाली। कह दिया कि 10 मई को वैगनर ग्रुप के सभी सैनिक बखमुत से निकल जाएंगे, क्योंकि रूस उन्हें लड़ने के लिए हथियार ही नहीं दे रहा। मगर फिर वो मान गए, लेकिन अब वो फिर रूस की सेना को खरी खोटी सुना रहे हैं। लेकिन रूस इकलौता यूक्रेन से नहीं भिड़ा हुआ है। वो अपने और यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड पर भी आग बबूला है और उसने लड़ने में मूड में दिख रहा है। हुआ यह कि पोलैंड ने अपने दस्तावेजों में रूस के कलिनिनग्राद शहर का नाम बदल दिया। इस बात पर रूस बुरी तरह भड़क गया। यह ऐसा मसला है जो यूरोप में एक नई जंग भड़का सकता है। वहां रूस वर्सेस पोलैंड भी हो सकता है।
क्योंकि जो हिस्से रूस के हैं भी नहीं, पुतिन उनके लिए ही पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लिए बैठे हैं। यूक्रेन के क्राइमिया के लिए पुतिन की लड़ाई सब देख रहे हैं। क्राइमिया रूस का है भी नहीं, पुतिन ने उसे यूक्रेन से हथियाया है, लेकिन फिर भी वो सबको धमका रहे हैं कि अगर क्राइमिया पर किसी ने चू भी की तो वो छोड़ेंगे नहीं। जब क्राइमिया के लिए पुतिन कुछ सुनने को तैयार नहीं, तो कलिनिनग्राद तो रूस का ही हिस्सा है। उसे अपने पंजे में रखने के लिए पुतिन क्या करेंगे, उसका अंदाजा यूक्रेन की जंग से ही लगाया जा सकता है। और पोलैंड से तो रूस की वैसे ही नहीं बनती थी। यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से दोनों एक दूसरे को आंख दिखाने में लगे हैं, क्योंकि पोलैंड दिल खोलकर यूक्रेन पर मदद लुटा रहा है और पुतिन को पानी पी पी कर कोस रहा है। ऊपर से अब पोलैंड ने पुतिन से नया झगड़ा मोल ले लिया। उसने रूस के कलिनिनग्राद का नाम बदलकर क्रोलिबेत्स्क करने का ऐलान कर दिया। 15वीं और 16वीं सदी में कलिनिनग्राद पर पोलैंड का कब्जा हुआ करता था, तब उसे क्रोलिबेत्स्क नाम से ही जाना जाता था। बाद में जब सोवियत संघ ने उसे अपने कब्जे में ले लिया तो उसका नाम कलिनिनग्राद हो गया। कलिनिनग्राद प्रांत रूस से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, वो पोलैंड और लिथुआनिया जैसे नेटो सदस्यों के बीच में है। उसी कलिनिनग्राद प्रांत की राजधानी का नाम भी कलिनिनग्राद है, जिसका नाम पोलैंड ने बदल दिया। और इसी बीच एक दूसरे नेटो देश एस्टोनिया ने रूस की परेशानी बढ़ा दी। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस की सीमा के पास नेटो ने एस्टोनिया में एक ऐसा युद्ध अभ्यास शुरू किया जिसमें जंग की आग और भड़क सकती है, क्योंकि अमेरिका के खतरनाक लड़ाकू विमान नेटो देश एस्टोनिया के आसमान में गरज रहे हैं, जो रूस की सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है। इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका की वायुसेना के F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल की शुरुआत में सैन्य अभ्यास के लिए 12 लड़ाकू विमानों को अमेरिका से पोलैंड के एयरबेस पर भेजा था, जिनमें 3 लड़ाकू विमान एस्टोनिया के एयरबेस पहुंचे और आसमान में गरज कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस दौरान दुश्मन के हवाई हमले का तुरंत जवाब देने की प्रैक्टिस की गई, लेकिन इस अभ्यास से रूस और नेटो देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि एस्टोनिया को पहले भी पुतिन यूक्रेन की मदद करने पर धमकी दे चुके हैं, या यूं कहें कि यूक्रेन युद्ध के दौरान एस्टोनिया पुतिन की हिट लिस्ट में आ गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह उसकी भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि एस्टोनिया बाल्टिक देशों का हिस्सा है, यानी बाल्टिक सागर से उसकी सीमा लगती है और रूस के साथ वो करीब 294 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी एस्टोनिया में नेटो सेनाओं का दखल बढ़ने का मतलब है रूस के दरवाजे पर दुश्मन की सेना का पहुंच जाना, जो पुतिन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पोलैंड में रूस की मिसाइल के टुकड़े मिलने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया। पुतिन लंबे वक्त से पोलैंड को यूक्रेन की मदद के लिए अंजाम भुगतने की धमकी देते आए, लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पोलैंड में रूसी मिसाइल के टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि मिसाइल के टुकड़े उत्तरी पोलैंड के एक जंगल में मिले, लेकिन पोलैंड में रूस की मिसाइल के टुकड़े मिलना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि पुतिन लगातार पोलैंड को धमकी देते आए हैं। हालांकि इसके बावजूद पोलैंड ने यूक्रेन को मदद पहुंचानी बंद नहीं की, लेकिन अब जब रूस की मिसाइल के टुकड़े पोलैंड में मिले तो खबर है कि दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया, जिसका नुकसान रूस को भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पोलैंड अकेला नहीं है, वो नेटो का सदस्य है और पोलैंड की सीमा में मिसाइल दागने का मतलब ही है नेटो को ललकारना। और अगर रूस यूक्रेन जंग में नेटो के देश कूद गए तो दुनिया वो तबाही देखेगी जो अब तक नहीं हुई, क्योंकि नेटो में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे ताकतवर देश शामिल हैं। ऐसे में अगर ये देश एक साथ पुतिन की सेना पर हमला बोलेंगे तो रूस के लिए जंग लड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के साथ जारी जंग में रूसी सेना पहले ही काफी नुकसान उठा चुकी है। और यही वजह है कि अगर नेटो के सदस्य देश रूस से एक साथ मुकाबला करने के लिए उतर गए तो रूसी सेना के लिए जवाब दे पाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये जानते हुए भी पुतिन यूक्रेन को मदद पहुंचाने वाले नेटो देशों को धमकाने से पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन धमकियां तक तो ठीक है, पर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पोलैंड में रूस की मिसाइल के टुकड़े मिलने से नेटो के सदस्य देश आग बबूला हो उठे, जिसका मतलब है कि नेटो के सब्र का बांध भी टूट सकता है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच ऐसा कभी नहीं हुआ जब रूस की कोई मिसाइल नेटो के सदस्य देश में गिरी हो। यही वजह है कि रूस और नेटो के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया। इस बीच रूसी फौज ने यूक्रेन के खरसोन में जेलेंस्की के सैनिकों के ठिकानों पर भीषण हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें जोरदार धमाके होते दिखाई दिए, जिसकी गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। जो वीडियो रूस की सेना की तरफ से जारी किया गया उसमें एक इमारत में जोरदार धमाका होता नजर आया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर बमों की बारिश करनी शुरू कर दी, जिसके बाद वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए। रूसी फौज ने दावा किया कि उसने खरसोन में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। बताया गया कि रूस ने जेलेंस्की की सेना के ठिकानों पर स्मार्ट बम से हमला कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज है पाकिस्तान के हालात पर। पाकिस्तान में इमरान खान की एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है। ये क्लिप इमरान खान और उनकी पार्टी की नेता मुसर्रत जमशेद चीमा के बीच की है और दावा यह किया जा रहा है कि जब इमरान हिरासत में थे उस वक्त वो फोन पर बातचीत कर रहे थे। इस ऑडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को इमरान खान की तरफ से कोई ऑफर दिया गया था, जिसके बाद इमरान खान के पक्ष में फैसला सुनाया गया। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की कोर्ट में हुई सुनवाई का सीधा कनेक्शन इस ऑडियो क्लिप से था।
दोपहर बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की पार्टी की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी और जज ने 1 घंटे के अंदर इमरान खान को कोर्ट में पेश करने का आदेश दे दिया था। सबसे हैरानी की बात यह कि वायरल हुई ऑडियो क्लिप में पीटीआई की नेता मुसर्रत जमशेद चीमा यही कहती सुनी गई। उन्होंने साफ कहा कि वो कोर्ट में इमरान खान को पेश कराने के लिए कहेंगी। तो ये क्या कर रही है जो चीफ जस्टिस है? तो मैं उनके बिल्कुल सामने खड़ी हूँ कि भैया आप उनको कहें कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें, हमें कोर्ट में लेके आए। कोर्ट के अंदर ही मौजूद है जिस ये जज के पास आपका लगा हुआ चीफ जस्टिस के पास केस। सबसे अहम बात यह कि 1 दिन पहले इमरान खान को 8 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया था, जिसका सीधा मतलब यह था कि उनकी अगली पेशी 8 दिन बाद होनी थी। इसी ऑडियो क्लिप में इमरान खान ये भी पूछते सुने गए कि उनका मैसेज पहुंचा दिया गया है या नहीं। हेलो, सिचुएशन क्या? मैं उनको पहुंच गया मैसेज? सर जी सर मैंने मैसेज पहुंचाया है। इधर हम हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि हिरासत में इमरान खान के पास फोन कहां से आया। इस बीच तिहाड़ जेल में हुए गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड का पुलिस ने करीब 6 घंटे तक रिक्रिएशन किया, जिसके लिए जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करने वाले चारों आरोपियों को दोबारा तिहाड़ जेल लाया गया और उन्हें उसी बैरक में रखा गया जहां से निकलकर उन्होंने 2 मई को टिल्लू ताजपुरिया की नुकीले हथियारों से गोदकर हत्या कर दी थी। और उस घटना को कैसे अंजाम दिया गया, इसे समझने के लिए पुलिस चारों को लेकर जेल पहुंची, जहां चारों हमलावरों यानी योगेश टुंडा, दीपक तीतर, राजेश बवाना और रियाज खान को तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 8 में रखा गया, ताकि पुलिस ये जान सके कि उन्होंने टिल्लू ताजपुरिया को मारने की प्लानिंग किस तरह से की थी और कैसे वो अचानक सुबह सुबह टिल्लू ताजपुरिया को मारने के लिए एक साथ भागे और 1 मिनट के अंदर उन्होंने उस पर 80 से ज्यादा वार कर दिए। क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि जिस दिन टिल्लू ताजपुरिया को मारा गया उस दिन इन चारों आरोपियों ने एक दूसरे को सिग्नल देने के लिए एक चादर का इस्तेमाल किया था और चारों को इस बात की जानकारी पहले से थी कि जैसे ही उस बैरक के सामने चादर उड़ाई जाए उन्हें टिल्लू ताजपुरिया पर हमला करना है। आशंका जताई गई कि ये सब जेल के बाहर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर हुआ और इस प्लानिंग को गोगी गैंग से जुड़े बदमाशों ने अंजाम दिया क्योंकि वो टिल्लू ताजपुरिया से बदला चुकाना चाहते थे। इसके अलावा 1 दिन पहले फोरेंसिक डिपार्टमेंट की एक टीम भी टिल्लू ताजपुरिया की बैरक में पहुंची, क्योंकि पुलिस किसी भी कीमत पर इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहती है कि तिहाड़ जेल के अंदर धारदार हथियार कैसे और किसके जरिए पहुंचे। क्योंकि जिस तरह से तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई, उससे तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए। यही वजह है कि पुलिस चारों आरोपियों को दोबारा तिहाड़ जेल लेकर गई और उन्हें 6 घंटों तक वहीं रखा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के दौरान इन चारों आरोपियों में कौन क्या कर रहा था। क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि जैसे ही सिग्नल के तौर पर चादर हवा में उड़ाई गई, इनमें एक आरोपी जेल की ऊपरी मंजिल से कूदकर नीचे आया था, जिसके बाद चारों ने मिलकर टिल्लू ताजपुरिया को बैरक से निकाला और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान पुलिस ने हत्याकांड के वीडियो में दिखने वाले बाकी कैदियों जैसे मंजीत महाल और सोनू दरियापुर की डमी भी वहां रखी, क्योंकि वीडियो में वो इन चारों बदमाशों को रोकने की कोशिश करते नजर आए थे। लेकिन टिल्लू ताजपुरिया की बड़े आराम से जेल के भीतर ही हत्या कर दी गई, जिसके बाद ये खबर भी सामने आई कि गैंगस्टर टिल्लू की हत्या की प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की थी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने ही तिहाड़ के अंदर मौजूद इन चारों बदमाशों तक हथियार पहुंचाए। हालांकि पुलिस सूत्रों ने पहले यह दावा किया था कि इन चारों ने जेल की रॉड तोड़कर उसे घिस कर नुकीला बनाया और उसी से 2 मई को टिल्लू को मौत के घाट उतारा। हालांकि पुलिस को यह शक है कि इन चारों तक ये हथियार बाहर से किसी ने पहुंचाए, जिसकी तलाश के लिए पुलिस इन चारों को तिहाड़ जेल लेकर पहुंची ताकि हत्या की पूरी प्लानिंग से पर्दा उठाया जा सके। क्योंकि तिहाड़ जेल में 1 महीने के अंदर इस तरह की गैंगवॉर की ये दूसरी घटना है। इससे पहले भी प्रिंस तेवतिया नाम के एक कैदी को जेल में बंद बदमाशों ने मार डाला था और उसके बाद टिल्लू ताजपुरिया को 2 मई को 4 बदमाशों ने धारदार हथियार से गोद डाला, जिसका आरोप गोगी गैंग पर लगा। जानकारी के मुताबिक टिल्लू ताजपुरिया और गोगी गैंग का मुखिया जितेंद्र गोगी किसी वक्त पर अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों के बीच हुई अनबन ने उन्हें दुश्मनों में बदल दिया। गोगी गैंग से जुड़े लोगों का आरोप है कि उनके मुखिया को दिल्ली की साकेत कोर्ट के बाहर गोलियों से भूनने वाला टिल्लू ताजपुरिया ही था। इसके बाद से ही गोगी गैंग से जुड़े बदमाश टिल्लू ताजपुरिया से अपने मुखिया के कत्ल का बदला लेने की फिराक में थे और पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस काम में उनकी मदद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की। आरोप है कि टिल्लू ताजपुरिया को जेल के अंदर मारने की सारी प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही की और उसे गोगी गैंग के गुर्गों ने अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टिल्लू को मारने वाले चारों आरोपियों की मदद किसी वक्त पर जितेंद्र गोगी ने की थी और माना जाता है कि उसके इसी एहसान के बदले उन्होंने टिल्लू ताजपुरिया को जान से मारने का काम अपने हाथों में लिया और उसे अंजाम तक पहुंचाया। हालांकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि गोगी गैंग के लोग टिल्लू ताजपुरिया को भी कोर्ट के अंदर ही गोलियों से भूनना चाहते थे, पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा की वजह से उनका प्लान फेल हो गया, जिसके बाद उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर टिल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ जेल के अंदर ठिकाने लगाने की साजिश रची।
हालांकि इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को दबोच लिया था, साथ ही उन्हें न रोकने के आरोप में 10 जेल कर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया था। और तिहाड़ जेल में हुई टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का असर देश की बाकी जेलों में भी देखने को मिल रहा है। आशंका जताई जा रही थी कि गोगी गैंग के बदमाशों ने तिहाड़ जेल में ही हथियार बनाए थे, जिसके बाद बाकी राज्यों की जेलों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई। हरियाणा में तो जेल प्रशासन ने कैदियों को चम्मच देने से इनकार कर दिया। वहां के पुलिस अधिकारियों ने आशंका जताई कि चम्मच का इस्तेमाल खतरनाक हथियार बनाने में किया जा सकता है। और यही वजह है कि जेल में खाना खाने के लिए कैदियों को चम्मच देने पर रोक लगा दी गई, जिसका मतलब यह हुआ कि अब इन जेलों में बंद कैदी चम्मच की जगह हाथ से ही खाना खाएंगे। दावा है कि तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया पर हमलावर कैदियों ने चम्मच से बने हथियार का इस्तेमाल किया था। बताया गया कि लोहे की रॉड के अलावा चम्मचों को नुकीला बनाकर उनसे टिल्लू पर हमला किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद से जेलों में गैंग वॉर की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि टिल्लू ताजपुरिया बाहरी दिल्ली और हरियाणा से अपना गैंग चलाता था और दावा है कि उसने दिल्ली की मंडोली जेल से ही गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या करवा दी थी। बताया गया कि हरियाणा की 6 जेलों में गैंग वॉर का खतरा मंडरा रहा है, जिनमें फरीदाबाद, भोंडसी, नूह, रोहतक, पानीपत और सोनीपत जेल शामिल है। दावा है कि टिल्लू गैंग और उसके विरोधी गैंग से जुड़े कई गैंगस्टर हरियाणा की इन्हीं जेलों में बंद हैं। ऐसे में पुलिस को डर है कि आने वाले दिनों में टिल्लू गैंग से जुड़े लोग इस हत्याकांड का बदला ले सकते हैं, इसीलिए उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा को देखते हुए कैदियों की बैरक बदली जा रही है और दूसरी जेलों के मुकाबले वहां पुलिस कर्मियों की संख्या भी बढ़ा दी गई, क्योंकि तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या ने जेल प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि दिल्ली और हरियाणा की जेलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। और टिल्लू ताजपुरिया के गैंगस्टरों के अलावा दूसरे कुख्यात गैंगस्टरों के गुर्गों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई। बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग, नीरज बवाना, काला जठेड़ी और अमित डागर समेत कई ऐसे गैंगस्टरों की लिस्ट तैयार की गई है, जिनके गुर्गे हरियाणा की अलग अलग जेलों में बंद हैं। और आरोप है कि जेल में रहकर ही इन गैंग से जुड़े कैदियों ने एक दूसरे पर कई बार खतरनाक हमले कर दिए, जिनके खिलाफ अब जेल प्रशासन सख्त हो गया। बताया जा रहा है कि इन कैदियों की पेशी के लिए उन्हें कोर्ट नहीं लाया जाएगा, बल्कि उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। उधर जांच एजेंसी एनआईए के मुताबिक दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठकर भारत में नकली नोटों का बड़ा कारोबार चला रहा है। नकली नोटों के इस धंधे पर शिकंजे के लिए एनआईए ने मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी की, जिसमें एनआईए को ऐसे सुराग हाथ लगे जो इस काले कारोबार को सीधा पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जोड़ते हैं। यानी एक बार फिर ये साफ हो गया कि पाकिस्तान में बैठकर दाऊद भारत को चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा और उसने इसके लिए नकली नोटों को अपना हथियार बनाया है। एनआईए के मुताबिक नकली नोटों के कारोबार से दाऊद का लिंक तलाशने के लिए लंबे वक्त से जांच चल रही थी। 2021 में मुंबई के पास ठाणे में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया था, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ी, नकली नोटों के तार दाऊद की डी कंपनी से जुड़ने लगे, जिसके बाद इसी साल फरवरी में पूरा मामला जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दिया गया, जिसके बाद एनआईए ने नकली नोटों का धंधा करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। और इसी मामले में एनआईए ने मुंबई में 6 जगहों पर छापेमारी की। एनआईए के मुताबिक छापेमारी में नकली नोट बनाने वाली कई मशीनें बरामद की गई। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार भी एनआईए के हाथ लगे। जांच एजेंसियों का दावा है कि भारत में नकली नोटों का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और इस नेटवर्क के तार पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम से जुड़े हैं, जो भारत के बाजारों को नकली नोटों से पाट देने की साजिश रच रहा है। कहा जाता है कि नकली नोटों का काला कारोबार दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई अनीस इब्राहिम संभालता है और वो ही पहले पाकिस्तान से नकली नोट भारत में भेजता है और फिर यहाँ बैठे अपने गुर्गों से उनकी अलग अलग जगहों पर सप्लाई करवाता है। लेकिन अब एनआईए ने ऐसे गिरोहों को गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। उधर दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में अमेरिका के सबसे घातक फाइटर जेट F-16 हादसे का शिकार हो गया, लेकिन पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस हादसे के पीछे उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का हाथ है, जो दक्षिण कोरिया पर कई बार हमले की धमकी दे चुके हैं। हालांकि अमेरिकी सेना के मुताबिक दक्षिण कोरिया के साथ चल रहे सैन्य अभ्यास के दौरान सही तरीके से लैंडिंग न कर पाने की वजह से उसका लड़ाकू विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में पायलट घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुई परमाणु पनडुब्बी डील से किम जोंग उन तिलमिलाए हुए हैं। इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने अमेरिका के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान F-16 पर हमला करवाकर उसे तबाह कर दिया, क्योंकि अमेरिका दक्षिण कोरिया का अहम सहयोगी है। उसने उत्तर कोरिया से होने वाले हमलों से बचाने के लिए दक्षिण कोरिया में लगभग 29,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। और दावा किया गया कि उसी का बदला लेने के लिए किम जोंग उन ने हमला करवाकर अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी। अमेरिका के लड़ाकू विमान F-16 के बार बार हादसे के शिकार होने पर उसकी ताकत पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि उसकी गिनती दुनिया के सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमानों में होती है। F-16 फाइटर जेट न सिर्फ मिसाइल हमले कर सकता है, बल्कि दुश्मन के हमले से खुद को बचाने में भी सक्षम है। यही नहीं, ये लड़ाकू विमान 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ऐसे में इसमें आ रही खराबी ने दक्षिण कोरिया की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि उत्तर कोरिया कई बार उस पर परमाणु हमले की भी चेतावनी दे चुका है
और उत्तर कोरिया की ऐसी ही धमकियों को देखते हुए जापान और दक्षिण कोरिया ने तैयारी शुरू कर दी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया की मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया नया रेडार सिस्टम तैयार करेंगे। आशंका यह जताई जा रही है कि उत्तर कोरिया अपने दुश्मन देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जिसके लिए उत्तर कोरिया के शासक पिछले 1 साल में 35 से ज्यादा घातक मिसाइलों के परीक्षण का दावा भी कर चुके हैं। इसी वजह से जापान और दक्षिण कोरिया ने ऐसा रेडार सिस्टम बनाने के लिए समझौता किया जो किम जोंग उन की खतरनाक मिसाइलों से निपट सके और जिसकी मदद से दोनों देश उत्तर कोरिया की ताकतवर मिसाइलों को तबाह कर सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये रेडार सिस्टम अमेरिका की मदद से तैयार किए जाएंगे। इस मुद्दे पर अगले महीने यानी जून में सिंगापुर में होने वाली एशियन डिफेंस समिट में तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होगी। असल में जापान और दक्षिण कोरिया अमेरिका के माध्यम से रेडार सिस्टम से एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन जापान और दक्षिण कोरिया स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से नहीं जुड़े। इसलिए दोनों देशों ने ऐसे रेडार सिस्टम तैयार करने की योजना बनाई जिससे सीधे तौर पर वो एक दूसरे से जुड़ सके। क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया कई बार दक्षिण कोरिया को नक्शे से मिटाने की चेतावनी दे चुका है। इसके लिए उसने कई बार अपने लड़ाकू विमानों की भी ताकत दिखाई। यही नहीं, मिसाइलों का परीक्षण करते वक्त किम जोंग उन की कई मिसाइलें जापान के ऊपर से भी गुजर गई थी, जिसकी वजह से जापान सहमा हुआ है क्योंकि उसे अब चीन के साथ साथ उत्तर कोरिया की तरफ से भी अटैक होने का खतरा लगने लगा है। इसी वजह से अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने उनके खिलाफ बड़ा प्लान बनाने की तैयारी शुरू कर दी, जिससे उत्तर कोरिया की मिसाइलों को ट्रैक कर किम जोंग उन को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा सके। और अमेरिका ने भी उत्तर कोरिया को घेरने की तैयारी शुरू कर दी। उसने ऐलान कर दिया कि वो जल्द ही दक्षिण कोरिया में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास करने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल इन दोनों देशों की दोस्ती के 70 साल पूरे हो रहे हैं। और इसी कड़ी में होने वाली सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल के लिए अमेरिकी सेना की टुकड़ी 25 मई को दक्षिण कोरिया पहुंचेगी। जानकारी के मुताबिक ये पिछले 70 साल में इन दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास होगा, जो दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल से महज 52 किलोमीटर की दूरी पर होगा, जिसके जरिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया एक दूसरे के साथ अपनी मजबूत दोस्ती दिखाने की कोशिश करेंगे, जो असल में दक्षिण कोरिया पर हमले की ताक में बैठे किम जोंग उन के लिए एक संदेश की तरह होगा। इससे पहले दोनों देशों की सेनाओं ने इतनी बड़ी मिलिट्री ड्रिल 2017 में की थी। और अब 6 साल बाद फिर एक बार अमेरिका और दक्षिण कोरिया अपनी ताकत दिखाने वाले हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब किम जोंग उन आए दिन दक्षिण कोरिया को तबाह करने की चेतावनी देते रहते हैं। लेकिन वो अमेरिका के भरोसे उत्तर कोरिया से टकराने को भी तैयार बैठा है। जानकारी के मुताबिक 25 मई से 15 जून तक चलने वाली इस ड्रिल में अमेरिका के स्टेल्थ तकनीक से लैस F-35 फाइटर जेट शामिल होंगे, जो रेडार को चकमा देने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर और K2 जंगी टैंक भी इस ड्रिल का हिस्सा होंगे। मतलब अमेरिका जल्द ही किम जोंग उन के पड़ोसी देश और उसके सबसे बड़े दुश्मन के साथ मिलकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। वो भी तब जब दक्षिण कोरिया की मिलिट्री के 75 साल पूरे हो रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया इसके जरिए किम जोंग उन को हद में रहने की चेतावनी देना चाहते हैं। साथ ही ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि अब दक्षिण कोरिया उनकी परमाणु हमले वाली धमकियों से डरने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने एक तस्वीर जारी कर यह संदेश दे दिया था कि दक्षिण कोरिया को जल्द ही परमाणु ताकत से लैस पनडुब्बी भी हासिल हो जाएगी। ये वही पनडुब्बी है जिसकी वजह से किम जोंग उन अमेरिका से बुरी तरह चिढ़े हुए हैं, क्योंकि दक्षिण कोरिया इसे किम जोंग उन की फौज के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। और किम जोंग उन का मानना है कि अमेरिका उसमें दक्षिण कोरिया की हर मुमकिन मदद भी करेगा। अमेरिका का दावा है कि इसके बाद किम जोंग उन की उस धमकी का कोई असर नहीं होगा जिससे वो आए दिन दक्षिण कोरिया को टेंशन में डाल देते थे, बल्कि अब तो दक्षिण कोरिया भी परमाणु हमले के बाद परमाणु हमला करने में सक्षम हो जाएगा। उधर इटली के मिलान शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार में अचानक धमाका हो गया। बताया गया कि कार में कई ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे, जिनकी वजह से यह जोरदार धमाका हुआ और पूरी की पूरी कार आग के गोले में बदल गई। बीच सड़क खड़ी कार से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। डर तब और बढ़ गया जब कार में लगी आग ने आसपास खड़ी बाकी कारों को भी अपनी जद में ले लिया, जिसके बाद वहां करीब 5 से 6 कारें आग की लपटों में घिरी नजर आईं। यह आग देखते ही देखते वहां खड़ी मोटरसाइकिलों और स्कूटरों तक भी पहुंच गई। इस दौरान वहां इतना काला धुआं उठा कि कई किलोमीटर दूर से भी साफ नजर आया। इस धुएं ने कई घंटों तक मिलान के आसमान पर अपना कब्जा जमाए रखा। वीडियो में दिखा कि हादसे के वक्त वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी की जान नहीं गई। हालांकि हादसे की वजह से कई गाड़ियां जलकर पूरी तरह राख हो गई। अगर हवाओं के रुख मेहरबान नहीं होते तो बुझती आग के तेवर जवा नहीं होते। सौबात की एक बात कही मयंक ने, कहा नहीं है हमारे भी खैर खा, मगर जहां गुहार लगाओ वहां नहीं होते। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।